विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे बच्चों, कल जो क्लास चल रही थी उसमें हम पुरातात्विक सामग्री का अध्ययन और निर्माण के बारे में जानना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही विषय प्रारंभ हुआ था और मैंने क्लास को बंद कर दी, इसलिए क्योंकि ये एक विस्तार से गंभीर चिंतन विषय का बिंदु है। इसमें पुरा सामग्री जो है खोजने वाले, उससे खोद कर निकालने वाले, उसका परीक्षण करने वाले और उसके आधार पर जो है लेखांकन जो है, जो इतिहास लेखन का काम करने वाले जो विशेषज्ञ होते हैं उसे पुरातत्व वेदा कहते हैं। ये पुरातत्व वेदा जो है ज़मीन में जो दबी हुई सामग्री का है, पहले तो ये ज्ञात करते हैं कि यहाँ पर निश्चित की सामग्री या कोई दबी सभ्यता के अवशेष हैं। फिर ऊपरी ज़मीन पर ये मार्किंग कर देते हैं कि अमुक स्थान या सड़क से या वर्तमान स्थान से ये कितना दूर है। जैसे आधुनिक समय में हम भवन बनाने के लिए नींव खोदते हैं तो ऊपर जो है ज़मीन पर क्या करते थे, मार्किंग कर देते हैं। ऐसे ये लोग भी क्या करते थे, मार्किंग कर देते थे। और मार्किंग करने के पश्चात वो अंदर में कितनी गहराई से जो सामग्री मिलेगी उसको फिर गहराई से 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल में उसका अंदर से गहराई का नापचूक भी लेते थे। फिर उसके पश्चात जो है सामग्री को जो खोदने के लिए बाहरी के टूल्स औजार होते थे, उनको बड़ी बारीकी से जो है उनको जब मिट्टी हटाकर पॉलीथीन में पैक करने के पश्चात फिर प्रयोगशाला में ले जाकर परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के बाद उसकी उम्र, उसकी जो आयु, उसकी स्थिति, ये सब कुछ देखने के बाद जो है फिर इतिहास लेखन का काम किया जाता है। ऐसा काम करने वाले क्या कहलाते हैं दोस्तों, पुरातत्ववेत्ता। पुरातत्ववेत्ता जो हैं खुदाई करके परीक्षण करने के बाद इतिहास लेखन का काम भी करते हैं। ऐसे प्रमाणिक सामग्रियों पर जब इतिहास लिखा जाता है तो कोई संदेह नहीं होता है दोस्तों कि वो उस पर किसी प्रकार की शंका की जाए। सबसे ज़्यादा प्रमाणिक जो जानकारियाँ हैं वो पुरातात्विक सामग्री ही होती है, जो वास्तविक होती हैं। वो वास्तविक वस्तु, वास्तविक स्थिति का जो है आभास करा देती हैं। ऐसी स्थिति में हम जानकारी करने के लिए जो सामग्री मिलती है कैसे अध्ययन करते हैं, अपने पुस्तक के अनुसार जो सामग्री दी गई है उनको देखते हैं। आइए दोस्तों कि जो हमारा बिंदु है वो क्या है, वो ये बता रहा है कि पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। पूरा वस्तुएँ वो होती है जो पुराने लोगों ने प्रयोग करने के बाद छोड़ दी और पुनः उत्खनन करके सामग्री को निकाली गई पूरा वस्तु कहलाती है। आगे उनकी पहचान करने के तरीके क्या हैं वो देखते हैं। जैसे कुछ इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता हो, जैसे अर्नेस्ट मैके, उनके द्वारा जो उत्खनन किया गया है, अंग्रेजी में बोलते हैं फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई करने के स्थान पर जो अर्नेस्ट मैके के द्वारा कह रहे हैं कि वहाँ पर उत्खनन किया गया मोहनजोदड़ो में। कब किया गया, 1937 में जो किया गया था उससे लिया गया ये चित्र है। इसका मतलब ये चित्र है लेकिन वास्तविक वस्तुओं में प्राप्त हुई है। अब ये चित्र को देखकर आपको ध्यान में लग रहा होगा कि ये चीज़ क्या हो सकती है। अभी ये जैसे नाव के आकार का आपको ये चित्र दिख रहा है, ये जो है एक पत्थर है। आधुनिक स्वरूप में ये जो पत्थर है ये एक सिलबट्टे का काम करता था। आधुनिक जो सिलबट्टा, हम जो है कोई भी सामान को, चटनी को कूटने का काम करते हैं, तो उस समय का ये सिलबट्टा हो सके ये अनाज की जो है अनाज पीसने की चक्की हो, उस समय जो है पीसने की वो चक्कियाँ काम में न लाकर जो है इस तरह के जो उसमें कूट पीस कर अनाज से जो है आटा बनाया जाता हो। और ये जो पत्थर है, ये पत्थर जो है ऊपर पीसने का काम आता था। अब इसके ऊपर देखो इधर मार्किंग की गई है। ये जो मार्किंग की गई है ये बताया जा रहा है कि अमुक लोग इतने आकार प्रकार का है। इसी प्रकार इस पर भी ये मार्किंग कर रखी है। और ये दोनों सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। कब, 1937 में। अब इसके बारे में क्या कह रहे हैं, इसके बारे में पुरातत्वविद वर्तमान समय की तुलनाओं से ये समझाने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रयोग में लाई जाती हैं। मैके द्वारा खोजी गई वस्तु की तुलना आजकल की चक्कियों, जैसे आजकल आटा पीसने की जो चक्कियाँ होती हैं, से कर रहे थे। क्या यह एक उपयोगी नीति है? बिल्कुल है, क्योंकि आज के मानव को, वर्तमान मनुष्य को जो वस्तुएं आज जो इर्द गिर्द देखता है उससे तुलना करते हुए ही प्राचीन वस्तुओं की जो है समीचीनी या समीक्षा की जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस पत्थर वाले जो उपकरण हैं इसकी समीक्षा करने के लिए और क्या विस्तार से वर्णन दिया है। उसमें विस्तार से वर्णन बताने के लिए बताए गए हैं कि ये जो चित्र दिया गया है मैके के अनुसार
भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र जैसे चक्की कह दो या जो है पाट कह दो, उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। जैसे वो लोग जो है अपना जीवन निर्वाह करने के लिए भोजन को कूटने, पीसने, काटने के लिए काम में लेते थे, वैसे उसके लिए औजारों की ज़रूरत थी। हमने धात्विक औजार जो कृषि के लिए देखे थे वो पिछली क्लास में देखे हैं, लेकिन खाने पीने के लिए जो अनाज है उसको कैसे पीसते थे, या जो है पका हुआ खाना जो है मिश्रित करने के लिए जो है इस प्रकार के जो है सिलबट्टों का प्रयोग करते रहे। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। जैसे धातु के जो औजार हैं वो काटने छीलने के काम आते हैं, मिट्टी के बर्तन पकाने के काम आते हैं। इसी प्रकार पत्थर ये है जो है पीसने या बारीक करने के काम लिए जाते थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल कौन सा, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, मैंने ऊपर भी बताया था, में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में एक से कुछ उदाहरण लिए जा रहे हैं। यही इसका उदाहरण लेकर, इस सामग्री का उदाहरण लेकर बताए जा रहे हैं कि ऐसी सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई है। आगे चलें कि इन सामग्रियों के साथ में क्या क्या मिली है। अब इसका विस्तार से वर्णन इस चित्र में या स्लाइड में बताया जा रहा है। कैसे किताबी लैंग्वेज में क्या लिखा है जो बता जा रहे हैं कि अवतल चक्कियाँ, अवतल और उत्तल जब ये शब्द प्रयोग में लाया जाता है, जब लेंस या कांच की जब बात करते हैं कि इस प्रकार का अंदर में दबा हुआ भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, अवतल। ये शब्द है अवतल। और जब कि अगर ये उभरा हुआ भाग होता है इस दोनों तरफ से तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्तल। अब बताओ कि ये जो भाग है अवतल, इसका मतलब ये जो बैठा हुआ भाग है अंदर से, इस तरह का हम करें भाग तो क्या है, ये अंदर से बैठा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं अवतल। कि अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली है, मतलब एक ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी संख्या में प्राप्त हुई है। और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त में एकमात्र साधन थी। ये एक ऐसे ही औजार थे, बहुत संख्या में थे, सारे लोग जो है महिलाएं, बच्चे इस घर का जो काम करते थे, और कई मात्रा में ऐसे साधन हैं। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलतः कठोर, कंकरीले और अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। एक पत्थर ऐसे आया है कि जिसका जो है अंश कितना भी रगड़ने, कूटने, पीटने से जो है नष्ट नहीं होता है। मान लो जैसे आप कह रहे हैं कि बार बार रगड़ते हैं पत्थर को रगड़ेंगे तो क्या पत्थर का चूरा अगर उस अनाज में मिल जाएगा तो खाने में काम आएगा क्या, नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि चक्कियाँ या पीसने के जो ऐसे सिलबट्टे जो बनाए जाते थे काफ़ी मजबूत पत्थर से बनाते थे कि कितना भी घीसे या थोड़ा बहुत ठोको कूटो तो भी वो जो है उसका बुरादा टूटना नहीं था, अनाज या आटे में नहीं मिलता था। और आमतौर पर इससे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं, क्योंकि इतने लोगों का भरण पोषण करने के लिए आटा पर तो काफ़ी चाहिए, तो काफ़ी संख्या में बनाया गया था। क्योंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं, तल का मतलब है कि तल बैठा हुआ है, इसलिए उत्तल बताया गया। निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा। क्या है कि इसका बाह्य पक्ष देखें, जैसे मान लो कह रहे हैं ये उत्तल कैसे हैं कि नीचे का अंदर में तो बैठा हुआ है, लेकिन इसके पीछे वाला है देखो ये कुबड़ वाला भाग है, इसलिए इसे उत्तल कहा गया। क्यों? क्योंकि इसको अंदर में ज़मीन में गाड़ेंगे तो स्थिर बना रहेगा, क्योंकि ज़मीन के ऊपरी स्तर पर रखेंगे तो आप सलबीटे से जब उसको पीसोगे तो ये पूरा हिलेगा, तो हिलने से रोकने के लिए नीचे का पेंदा कौन सा बनाया गया है, उसे उत्तल रूप में बनाया गया था। अब ये जो उत्तल रूप में बनाया गया है उसको उत्तल रूप में रखने के पश्चात इसको ज़मीन में स्थायी कर दिया जाता था। आगे इसको हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ यहाँ मिलती हैं। एक वे हैं जिन पर एक और दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था। दो प्रकार की चक्कियों के साक्ष्य मिले हैं। क्या है? एक तो वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता है, जैसे मान लो ये स्थिर है और उस पर छोटा पत्थर लोडी लेकर घुमाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था। तथा दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए ही किया जाता था। दो प्रकार के ऐसे जो सिलबट्टे ऐसे मिले हैं
कि जिनका ज़्यादा प्रयोग करते थे तो उसका पिंदा घिस घिस कर इतना हो गया है कि वो ये बताया जाता है कि इसका ज़्यादा प्रयोग में लेता है। और कुछ दवाइयाँ या कुछ चटनी बनाने के लिए जो है काम में ले जाने वाला वो सिलबट्टा वो थोड़ा अलग प्रकार का होता था, जिसे काम में लिया गया था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है। कौन सा पत्थर है नाम दोस्तों? सालन पत्थर के द्वारा जो है दूसरी प्रकार की जो है क्या बनाई गई थी? चक्कियाँ बनाई गई थी। आगे, तथा हमारे बावर्ची जो खाना बनाने के काम आते हैं, बनाने वाले जो लोग होते हैं वो बावर्ची कहलाते हैं। यह यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय में उधार मांगा गया है। कि कह रहे हैं कि जो पुरातत्वविद थे उनके साथ में जो खाना बनाने वाले लोग थे वो कह रहे हैं कि जब आपको ऐसी चक्कियाँ बहुत सारी मिली हैं, क्यों नहीं एक जो है सिलबट्टा जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो खाना बनाने के लिए क्यों कि रसोई में रख दो कि हम भी इसका प्रयोग करके देखें तो आपके लिए लजीज खाना बनाकर रख सकें, कि ये वास्तव में जो है रसोई में काम आने वाली थी। ये अर्नेस्ट मैके के साथ जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने जो है उपहास भरे शब्दों में कहा है कि क्यों नहीं हम भी इसका प्रयोग करके उनके अनुसार, लोगों के अनुसार खाना बनाकर सीखें। बहुत अच्छी बात है साथियों। आगे चलें कि इस चक्की के बारे में जो बताया गया था और उस चक्की के साथ जो है उत्खनन क्षेत्र जो है बताने का प्रयास किया जा रहा है, उनका रूपरेखा और नक्शा हम देखते हैं। अगला जो बिंदु आ रहा है वो बिंदु क्या है साथियों? मोहनजोदड़ो। इससे पहले हड़प्पा का नाम और इसके वहाँ पर मिलने वाले जो मिट्टी मनके तो थे उनका नाम लिया है। अब है जो तीसरा जो बिंदु है वो मोहनजोदड़ो स्थल का नाम है। अब है इसके बारे में नीचे क्या टाइटल लिखा है? एक नियोजित शहरी केंद्र। एक नियोजित का मतलब है कि पहले से नक्शा या डिजाइन बनाकर इस शहर को व्यवस्थित ढंग से बसाया गया। जैसे मैं कहूँ कि सवाई जयसिंह के द्वारा जो है जयपुर शहर बसाया गया था, तो उस जयपुर शहर बसाने का नक्शा पहले से डिजाइन तैयार कर लिया और व्यवस्थित ढंग से उसी अनुसार बस्तियाँ, उसी के अनुसार महल, उसी के अनुसार सड़कें, उसी के अनुसार जो है आपकी गलियाँ, सब कुछ व्यवस्थित बनी। तो ये भी एक पहले से जो है प्लानिंग करके बसाया गया शहर है, उसका नाम क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की लोकेशन बता देता हूँ मैं आपको कि ये पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में जो इसका मुख्य जो नदी है उस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के ये दाएं तट पर स्थित हैं और दाएं तट पर मुख्य नदी के जो किनारे स्थित होने के कारण इसे व्यवस्थित मैदानी भाग में बसाया गया था। अब इसका जो ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा उसका एक मानचित्र बना हुआ है कि जहाँ जहाँ से ये सामग्री हमें प्राप्त हुई। अब ये जो नक्शा है इस नक्शे में मोटी मोटी पहले बात बता देता हूँ, फिर अंदर में गहराई पे वाली बात में बढ़ेंगे। इधर जो ये सघन बस्तियाँ दिख रही हैं और इनके चारों तरफ जो है इस तरह का एक परकोटा भी बना हुआ है। एक दूसरा है इतना बड़ा जो भाग है, ये सारा बड़ा वाला भाग है, ये चारों तरफ इसके भी क्या दिखाई दे रहा है आपको? परकोटा दिखाई दे रहा है। मतलब कि परकोटे को हम क्या बोलते हैं? सुरक्षा दीवार। और सुरक्षा दीवार जो बनाई गई थी वो किससे बनाई गई थी? वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी। और पक्की ईंटों से सुरक्षा दीवार केवल इसकी नहीं, इसकी भी थी। इस वाले क्षेत्र को हम दिशा के आधार पर देखें तो दो दिशाएं हैं। इस तरह से हम इधर करें तो ये भाग है आपका पूर्व और ये कौन सा है? पश्चिम। हमेशा चाहे वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा हो, चाहे वो आपका धोलावीरा हो या लोथल हो, कहीं पर भी देखना वो पश्चिम क्षेत्र में जो है दुर्ग वाला किला, दुर्ग दिखाई देगा। ये किला देखेगा। दुर्ग का मतलब है यहाँ पर जो अफसर लोग, अधिकारी, प्रशासनिक लोग निवास करते थे या उच्च घराने के लोग निवास करते थे। संख्या में कम होते थे इसलिए ये क्षेत्र परिकर कम है, सीमित है। जनता, जनार्दन, सामान्य लोग जो है नगर में निवास करते थे। इसलिए पूर्व दिशा में कौन सा टीला आता है? नगर टीला। और इधर जो मिलेगा वो कौन सा होगा? दुर्ग टीला। अब ये दुर्ग टीला और नगर टीला अगर आपसे पूछे कि कौन सी दिशा में बनता था तो हमेशा पूर्व में नगर और पश्चिम में दुर्ग टीला आएगा। नगर बड़ा होता था जनसंख्या की स्थितियों में। अब यहाँ पर जो नगर बसा हुआ है उसका भी जो परकोटा सुरक्षा दीवार बनी है
और इसके भी चारों तरफ परकोटा ये दीवार बनी है। जैसे कई किलों के अपन देखते हैं सुरक्षा दीवार चारों तरफ बनी हुई है, ऐसी सुरक्षा दीवार उस समय मैदानी जो नगर या दुर्ग होते थे उनके भी बने होते थे। बात समझ में आ गई। आगे चलें, जो अपने कोर्स के अनुसार और क्या इसमें बताया जा रहा है उनकी चर्चा करते हैं साथियों। कि मोहनजोदड़ो जो है क्या जानकारी हमें बताता है, नक्शा वैसा का वैसा मैंने बना के रखा है। अब यहाँ पर जो है किताबी लैंग्वेज में आपको कड़ी से कड़ी जोड़ता हूँ। क्या लिखा है, हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिम, देखो ये दिशा कौन सी बता रही, पश्चिमी, तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। ये पूर्वी भाग निचला शहर और ये वाला दुर्ग शहर भाग कहलाता है। ऊंचा है क्योंकि दुर्ग जो बनता है वो हमेशा थोड़ा सा जो ऊंचाई पे बनाया जाता है, और निचला का क्षेत्र जो है ज़मीन से पर ही जो है नगर बसा होता है। आगे पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं हैं, क्योंकि हड़प्पा में थोड़ा सा नियोजन अलग है, मोहनजोदड़ो में अलग है, धोलावीरा में अलग है, कालीबंगा में अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो नियोजित नगर है, अपना नियोजित नगर जयपुर भी है और चंडीगढ़ भी है। तो बताओ जयपुर और चंडीगढ़ की बसावट एक जैसी है क्या? नहीं, उनका आकार, प्रकार, डिजाइन, रंग रोगन सब कुछ अलग है। तो ये लोग भी नियोजित तो शहर बसाते थे, लेकिन उनका आकार, प्रकार और डिजाइन भिन्न है। धोलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किले बंद थी। मतलब वहाँ पर बताया जाता है कि जैसे बड़ा नगर और किला दोनों बताया गया, वहाँ पर जो है दोनों, जैसे ये दुर्ग हैं और ये नगर हैं, दोनों की किलेबंदी एक ही सुरक्षा दीवार से बसाई गई थी। जो छोटे हैं तो किलेबंदी एक से ही बना दी गई, तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। जो दुर्ग हैं वो इसके पूर्णतः दीवार से तो नहीं गिरा था, लेकिन ऊंचाई पर बनाया हुआ मिलता है। थोड़ी थोड़ी बसावट की भिन्नता दर्शा रहा है। कौन सा? मोहनजोदड़ो के अलावा उसके जो संबंधित जो स्थल हैं उनके बारे में। आगे चलें, मोहनजोदड़ो के बारे में आ रहा है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। वो जो सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा के लोग जो हैं नगर को बसाने और व्यवस्थित रखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। आइए ऐसे ही एक केंद्र कौन सा, मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा है। इसका मतलब है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक ही साथ खोजा गया। हड़प्पा की खोज जो है 1921 में की गई, और कौन करने वाला है? इसका नाम था दोस्तों, जिनका नाम दयाराम साहनी ने की। जो सबसे पहले खोजने के कारण सभ्यता का नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता। और मोहनजोदड़ो जो है इसकी जो खोज है वो 1922 में हुई, अगले साल। और इसमें करने वाला कौन था? राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। लेकिन इन दोनों ने किसके नेतृत्व में, इसमें जो नेतृत्व दिया गया है और जिसके दिशा निर्देशन दिया गया था वो है दोस्तों कि तात्कालिक पुरातत्व जो विभाग था उसका अध्यक्ष, डायरेक्टर जिसे कहते हैं जॉन मार्शल। सबसे पहले पुरातत्व विभाग की स्थापना करने वाला अलेक्जेंडर कनिंघम था, और उसके बाद जो है दूसरे डायरेक्टर जो बने वो जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसने भी काम किया। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने भी काम किया था। अब ये यहाँ पर हड़प्पा में काम कर रहा था, दूसरे वर्ष राखलदास बनर्जी को भेजा। तो यहाँ पर इसका उत्खनन करता कौन है? राखलदास बनर्जी आएगा। आगे चलें, बस्ती कौन सी, हड़प्पा हो चाहे मोहनजोदड़ो, बस्ती दो भागों में विभाजित है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे भाग में बनाया गया था। अब आगे आते हैं, जो इस तरह की खोद कर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं वो विद्वान क्या कहलाते हैं? पुरातत्वविद कहलाते हैं। और पुरातत्वविदों को जो है हड़प्पा के बारे में क्या जानकारी मिलती है, मोहनजोदड़ो के बारे में क्या मिलती है, उनके बारे में बात करते हैं। कि पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। जो ये वाला भाग तो क्या है? दुर्ग, और इसे निचला शहर नाम दिया है।
दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों से चबूतरे पर बनी थी। मतलब कि कोई भी महल मकान बनाते थे नीचे पहले चबूतरा बनाते थे, तो थोड़ा जो आधार ऊंचा बन जाता था। जबकि जो मकान है, नहर है, इस क्षेत्र में जो मकान है वो काफ़ी ज़मीन पर ही या नींव खोदकर बनाए जाते थे। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ यह है कि निचले शहर से अलग किया गया था। इसका मतलब ये इनसे काफ़ी दूरी बना के रखा गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था, वो उनकी भी सुरक्षा दीवार थी चारों तरफ। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरा पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनी मीटर मिट्टी धोता है तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमानों पर श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। ये कह रहा है कि जैसे उन्होंने जो मकान की जो दीवारें बनाई हैं, अगर नींव को भरकर ऐसे आधारभूत मकान तैयार किए हैं, अगर एक श्रमिक दिन भर लगा रहे हैं तो कितना काम करेगा? 1 घन मीटर जो है मिट्टी धो के उस दीवार को बना पाता है। तो बताओ कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाले शहर को बनाने में कि कितने लोगों की आवश्यकता होगी, मजदूरों की? 40 लाख श्रम दिवस, मतलब 40 लाख श्रमिक एक दिन काम करें तो इस तरह का व्यवस्थित नगर बस जाए। तो इसका मतलब एक काफ़ी लंबा समय लगा और ज़्यादा श्रमिक इसको बनाने में लगे थे। आगे की क्लास जो है इसमें और विस्तार से अपन को मिलेगा। अगली जो बात लेके आ रहा हूँ वो क्या है कि मोहनजोदड़ो के अंतर्गत क्या जानकारी मिलती है कुछ और भी बताइए। एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर निश्चित क्षेत्र पर सीमित था। ये जैसे दुर्ग वाला परिसर, तो एक सपाट चबूतरा पहले बनाकर उसको अलग अलग जगह पर जो है भवन निर्माण किए गए थे। काफ़ी नियोजित योजना थी। आगे चलें। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। पहले पूरा जो है बाहरी आउटर मार्किंग कर दी गई कि इतने लंबे चौड़े क्षेत्र में हम बस्ती बसाएंगे, उसका जो है नींव भर दी गई, पूरा परकोटा बना दिया गया और उसके अंदर में सड़कें पहले बनाई गई और फिर मकान बनाए गए थे। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल थी जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हों। दोनों प्रकार की, जो धूप में सुखाई जाती है वो कच्ची ईंटें और जो अग्नि में पकाई जाती है वो पकी ईंटें होती थी। एक निश्चित अनुपात की होती थी। अनुपात का मतलब ये है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक अनुपात था। जैसे इनका अनुपात बताया गया 4:2:1। इस अनुपात में होती थी जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी 2 गुनी थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों से प्रयोग में लाई गई। आज भी आधुनिकतम ईंटें भी लगभग समान ही बनती हैं, उनका अनुपात भी यही मिलता है। जैसे ये ईंटें हैं, इस प्रकार की ईंट का अनुपात 4:2:1 होगा। आगे चले हैं कि ईंटों के अलावा ये ईंटें जो हैं प्रकोटा, मकान की दीवारें आदि बनाने में काम में ले रहे हैं। इसके अलावा भी जो ये ईंटें हमें मिलती है साबुत रूप से, ये नष्ट हो चुके हैं। काफ़ी 1000-2000 साल हो गए हैं, नीचे ज़मीन में दबे पड़े हैं। और आधुनिक समय में जब ये अंग्रेज विद्वानों ने इनको खोजने और निकालने का काम किया है तो वैसे की वैसे जो है साबुत ईंटें भी प्राप्त हुई। इसका मतलब है कि वो हूबहू बिना नष्ट हुए वो सामग्री मिलती हैं। बहुत सारी नष्ट प्राय हो गई हैं, तो उनका जो नष्ट प्राय हो गई हैं उनको व्यवस्थित ढंग से जमाना और लिखना संभव कम है, लेकिन जो साक्ष्य मिला है उसके आधार पर यह अनुमान लगाकर इतिहास निर्मित किया जाता है। अगला जो आ रही है बात कि कौन सा, हड़प्पा की दुर्दशा। दुर्दशा का मतलब होता है कि जो हड़प्पा शहर था, जहाँ पर जो रावी नदी के तट पर बसा हुआ शहर था, जिसका उत्खनन सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। अब उसकी दुर्दशा का मतलब है कि वो नष्ट प्राय कैसे हुआ, कैसे उसका जो है खंडन होते हुए दिखे, या वहाँ के स्थान के लोग जो कहीं अन्यत्र कैसे चले गए, उनके बारे में बताया जा रहा है। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया, क्योंकि एन प्रकार जब ये 2000-3000 साल पहले दबा पड़ गया है तो वहाँ पर ऊपर की बस्तियों वाले लोगों ने देखा है कि थोड़ा बहुत जैसे अंदर से खुदाई की और अंदर से ईंटें
और पत्थर और इनके औजार निकलना शुरू करे। तो जब उनके आसपास के लोगों को आधुनिक समय में लोगों को ईंटों की ज़रूरत पड़ी तो आसपास की खुदाई करके उनकी ईंटों को चुरा चुरा कर ले जाने लगे थे। 1875 ईस्वी में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, मैंने बताया था पुरातत्व विभाग के संस्थापक और पहले डायरेक्टर कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, पुरातत्व विभाग का जनक कह सकते हैं, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील थी। मतलब 100 मील के एरिया को खोद कर ये लोग ईंटें चुरा के ले गए और बिना परमिशन के जब ले जाते हैं तो फिर वहाँ के जो उत्खनन में हमें व्यवस्थित सामग्री मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई थी। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो को कहीं बेहतर संरक्षित रखा गया था। कुल मिला के जो बात कहना जा रहे हैं कि लाहौर से एक स्थान है जिसका नाम है कराची, या लाहौर से कराची तक जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ये रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी दोस्तों, 1956 ईस्वी में। और ये बिछाने का काम कर रहे थे ब्रंटन बंधु। ये ब्रंटन बंधु जब यह काम कर रहे थे तो इनको यहाँ पर समतल करने के लिए ईंटों की ज़रूरत पड़ी, तो इनके लोगों ने भी ईंटें निकाल कर यहाँ पर व्यवस्थित काम किया। लेकिन ये काम यहाँ कर रहा है और इनकी जानकारी जो है वहाँ पर पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में जो कनिंघम महोदय थे उस कनिंघम महोदय को दी गई थी, लेकिन उन्होंने जो उत्खनन की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया तो काम में आ गई, और काम में आ गई तो हम उसका परीक्षण करना संभव नहीं है। इसी प्रकार कुछ लोग चुरा के ले गए हैं। तो व्यवस्थित जो है हड़प्पा के बारे में जितना कि मोहनजोदड़ो के बारे में बताया जा रहा है उतना हड़प्पा के बारे में नहीं बताया जा सक रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो चुराई गई ईंटें हैं वो काफ़ी अपना साक्ष्य खो दिया है, और ऐसे चुराने वाले लोग जो हैं पुरातात्विक शक्तियों को क्या करते थे, नष्ट कर देते हैं। एक पुरातात्विक ऐसी संरचना जो आपके सामने लाई जा रही है किताब के अनुसार, वो चित्र कौन सा है साथियों, 1.8 वाला। क्या है कि मोहनजोदड़ो की एक नाली का चित्र है और इसकी विशाल प्रवेश द्वार को देखिए कि हम जो मोहनजोदड़ो पढ़ रहे हैं उससे पहले जो भी आई थी कि हड़प्पा, क्योंकि मोहनजोदड़ो में इतनी अच्छी जानकारी मिल रही है तो हड़प्पा में क्यों नहीं मिली, क्योंकि हड़प्पा के लोगों ने जो है उस सामग्री को ज़्यादा चुरा लिया था, इसलिए व्यवस्थित जानकारी नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो बिंदु बीच में बता दिए गए। अब बताया जा रहा है कि जब जैसे मोहनजोदड़ो था वहाँ पर व्यवस्थित रूप से जो तो बड़ा नगर है तो सड़कें बनाई गई और सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ भी बनाई गई, और नालियाँ कितनी व्यवस्थित हैं इसका देखो, एक गटर और एक जो है उसका प्रवेश द्वार देखो कितना व्यवस्थित बना है। इसमें बिंदु आता है नालों का निर्माण। एक आदमी खड़ा है ये, और ये आदमी खड़ा होता है लगभग ये मान के चलो 6 फीट का, तो 6 फीट का तो ये दरवाज़ा है, और लेकिन इससे जो है चौड़ाई कितने है, लगभग 4-5 फीट चौड़ी, और इतनी जो है करीबन 8-10 फीट जो है ये इतनी ऊंचाई में लिया हुआ एक व्यवस्थित दीवार के द्वारा देखो ईंटों के द्वारा ये नालियाँ बनाई गई। बड़ा गठर जिसमें कि कम से कम जो है 10 फीट का 12 फीट का गठर ऊंचाई का वाला है। इसका इतना व्यवस्थित रूप से बड़ी सबसे मोटा जो नाला बनाएगा, इसमें अब छोटे छोटे नाले आकर मिले, और ये जो नाला है अपने शहर का पानी बाहर ले जाकर छोड़ता था। बताओ कितनी नियोजित रूप से ये संरचना बनाई गई है। तो इसका प्रवेश द्वार और इसकी ऊंचाई देखकर हम पता बता सकते हैं। और क्या है मोहनजोदड़ो की विशेषताएं, नगर की विशेषता पढ़ रहे हैं तो नालों में निर्माण किया गया है, क्योंकि नगर की विशेषताओं में सड़कें भी आएगी, नाले भी आएंगे, और नालों के अंतर्गत और क्या देखने को मिलता है वो ध्यान से पढ़ना दोस्तों। नालों का निर्माण हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप ये जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया है। ग्रिड पद्धति क्या है साथियों, देखो जैसे ये मुख्य सड़क और ये भी मुख्य सड़क, बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें जो हैं आपस में काटती हैं। अगर इस तरह से काटती हैं बिल्कुल समकोण पर 90 डिग्री कोण पर, अब ये जो समकोण पर काटती हुई ऐसी छोटी छोटी जो है सड़कें और होती थी, और ये छोटी छोटी सड़कें
जो है इनको आपस में वापस समकोण पर काटते हैं। तो ये समकोण पर काटते हुए अगर बहुत ऊंचाई से हम नक्शा देखें तो इस तरह का जो है जालीनुमा सड़कें दिखती है, उसको कहा गया है ग्रिड पद्धति। अब ये कि मुख्य सड़क या छोटी सड़कों के किनारे क्या बनेंगे, नालियाँ, और बीच बीच में अभी क्या मिलेंगे, मकान मिलेंगे। तो इस तरह के पैटर्न को क्या कहा है, ग्रिड प्रणाली का पैटर्न कहा गया। और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था। कि ये कह रहे हैं कि सबसे पहले नगर का परकोटा, पूरी बाहरी डिजाइन, फिर मुख्य सड़कें, और सड़कों के साथ नालियाँ पहले से बना दी गई। अब जो बीच वाला स्थान होगा उसमें क्या बनेगा, जैसे कॉलोनी का एक डिज़ाइन बनता है, कॉलोनाइज़र जो होता है वो वहाँ का पूरा जितना भी एरिया है उस एरिया में जो है पूरे बाहरी बाउंड्री बना देता है। बाउंड्री के पश्चात अंदर में सबसे पहले जो है रोड लाइट और सड़कें बनाता है, सड़कें के किनारे रोड लाइट और नालियों की व्यवस्था पहले से करके रखता है। इसी प्रकार ये लोगों ने भी जो है पहले परकोटा और सड़कें नालियाँ बना ली थी। फिर उनके अलग अलग अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। जो बचा हुआ स्थान था उसमें आवास निवास स्थान बनाए गए थे। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था, जो घर की नाली थी वो छोटी नाली में, सड़क की नाली में, और वो बड़ी नाली जो बड़े वाले नाले में जाकर मिलती थी। तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। इसका मतलब है कि प्रत्येक मकान कहीं न कहीं किसी न किसी सड़क के कोने पर छूता हुआ था। ये नहीं कि मकान बहुत दूर है, उसकी नाली का पानी जो है लाकर फिर दूसरी जगह से जोड़ा गया, ऐसा नहीं है। सड़क कोई भी प्रत्येक मकान सड़क से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अगली बात करें दोस्तों नगर की विशेषताएं और इनके बारे में, तो अब तक जो खोजी गई प्रणाली थी वो क्या है, वो देखते हैं साथियों कि किताब में जो कोने में दर्शाया गया है वो क्या है। अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली कौन सी है, देखिए नालियों के विषय में मेके, अर्नेस्ट मेके इनका पूरा नाम है, क्या लिखते हैं, निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे से जमाई गई ईंटों से बने थे। नाले जो है वो ईंटों के द्वारा बनाए गए थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए मजदूर हटाया जा सके। इनको ऊपर में जो है ऐसी ईंटों से ढका गया था कि मजदूर लोग इसको हटाकर साफ सफाई भी समय पर कर सकें। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया, पर एक जहाँ पर चौड़ी ज़्यादा थी वहाँ पर जो है चूने की पट्टिकाएँ प्रयोग में लाई गई थी। घरों की नालियाँ पहले एक होदी या मल कुंड में खाली होती थी। ये नहीं कि सीधे सीधे जो है घर की नाली जो इकट्ठा होकर तुरंत नाले में मिल जाती थी। एक छोटी सी कुंडी टाइप बना दिया जाता था, उसमें वो मल इकट्ठा होता था और फिर पानी छन के नाले में जाता था और गंदगी वहाँ इकट्ठी हो जाती थी। आज भी आधुनिक शहरों में भी ऐसी व्यवस्था नहीं देखने को मिलती जितनी कि पुराने समय में थी, जिनमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए होदियाँ बनाई गई थी और उन्हीं होदियों की जो है समय समय पर क्या कर ली जाती थी, साफ सफाई कर ली जाती थी। कितना सुनियोजित प्लानिंग के तहत जो है नालियाँ, सड़कें आदि बनाए गए हैं। आज के जो नगर पालिका हैं नालियाँ तो बना देती है, लेकिन वो बनते ही कुछ समय बाद क्या हो जाती है, चौक बह हो जाती है, भर जाती है, साफ़ सफाई की काफ़ी दिक्कत आती है। लेकिन इन्होंने जो है काफ़ी लंबे दीर्घ काल तक जीवन जीने के लिए पहले से ही कि नालियाँ कैसे होगी, फिर होद का पानी कैसे जाएगा, वो सारा कुछ प्लानिंग करने के बाद ही निर्मित की गई है। आगे चले इसी प्रकार दोस्तों कि उस नाली का पानी जो है बड़े नाले में इकट्ठा होता था और उसका जो है प्रबंधन किस प्रकार से किया गया है आगे देखते हैं, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए होदियाँ बनाई गई थी। जैसे मान लो ये नाला बह रहा है और इसके बीच में जैसे यहाँ पर बड़ा आकार का कुंड बनाई गई, फिर वापस नाली हो जाती थी। ऐसे करके ये जो बनी हुई भाग है ये क्या कहलाती थी, होदी। अब यहाँ पर जो होदी है ये पुरातत्व का एक अजूबा ही है, क्योंकि अभी तक किसी शहर में नालियों के रूप में ऐसा नहीं बनाया गया था
कि मलबे या मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिलते हैं, क्योंकि इनका जो मलबा है वो यहाँ से निकाल कर जो है यहाँ पर जो है इकट्ठा सूखा दिया जाता था और ये साफ़ सफाई करके वापस अनवरत जल जो है बहने लग जाता था। आगे ये दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। यहाँ पर ये बात होता है कि जब नाले की सफाई करके जो कचरा बाहर सूख जाता था, इसको यहाँ से उठाकर नहीं ले जाता था, क्योंकि यहाँ सूखा हुआ अवशेष, नाली का अवशेष हमें खाद के रूप में प्राप्त होता है। ये कौन लिख रहा है? मैके। मैके का जब मैंने कहा था तो पूरा नाम क्या है? अर्नेस्ट मैके है। कहाँ पर लिखा है इसने? अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। कब लिखा है? 1948 में लिखा है। इसमें और क्या जिक्र किया गया है देखा हो, जल निकास प्रणालियाँ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिलती हैं, मतलब कि छोटी छोटी बस्तियों में भी इसका स्वरूप देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई। अबे देखो, लोथल छोटा शहर है, उनके मकानों की दीवारें परकोटा कच्ची ईंटों से बना है, लेकिन नालियाँ पक्की ईंटों से बनी है। क्यों? क्योंकि नालियों में पानी सदा बहता रहता है, जमा रहता है, और कच्ची ईंटें खराब हो जाती है। तो उनका ये पक्का था कि ये नालियाँ या ईंटें खराब ना हो, तो पक्की ईंटों का प्रयोग नालियों के लिए किया गया था। ये पुरातात्विक सामग्रियाँ ये बताती हैं कि उन लोगों का जो है प्लानिंग कितनी अच्छी ढंग से जो है बनाया गया था। अब अगला आता है मोहनजोदड़ो में अगला प्लानिंग, वो क्या है? गृह स्थापत्य। पॉइंट अपना मोहनजोदड़ो ही चल रहा है और उसका जो उप टाइटल है एक नियोजित शहरी केंद्र। अब जो है मकान की तरफ चलते हैं। इससे पहले जैसे ये पूरा क्या था? नगर क्षेत्र था। नगर क्षेत्र को जैसे मान लो कि दो जो मुख्य सड़कों के द्वारा जो है काट दिया गया था। अब इनके जो किनारे हैं छोटी छोटी और सड़कें बनाई गई थी। जैसे मान लो ये छोटी सड़क है, ये भी छोटी सड़क है और ये भी छोटी सड़क है। अब इन छोटी सड़कों के किनारे जैसे मान लो कि ये भी सड़कें बनी हुई हैं। अब ये वाला जो परिसर है, इनमें जो मुख्य सड़क पर ना करके विपरीत सड़क पर जो है इनके दरवाजे खुलने का जैसे मकान बनता है। अब मकान का ये जब पार्ट है, मान लो ये मकान है, तो इस मकान का ये जो नक्शा है, ये नक्शा ये यहाँ पर बना हुआ है कि ये जो मकान बना हुआ है इसका डिज़ाइन इस प्रकार से बनाया गया। अब देखो ये कह रहा है कि जो मुख्य मकान होता था, उस मुख्य मकान में जो है जल की व्यवस्था के लिए कुआं, उनकी दीवारें पक्की ईंटों से और उसके अंतर्गत कई कमरे बने होते थे। इसका मतलब है कि कई कमरों की दीवारें, जैसे मान लो ये दीवारें भी कितनी चौड़ाई के साथ बनाई गई है। इन कमरों का जो प्रयोग अलग अलग रूप में काम में लिया जाता था। बरामदा है, सबका जो आवास है, उनमें जो है सोने बैठने खाना पकाने के लिए काम में लाई गई जो है कमरे और उनकी दीवारें हैं। एक और बातें बताई जा रही हैं, संयुक्त परिवार की प्रणाली हमें ज्ञात होती है, क्योंकि संयुक्त परिवार इसलिए बताया जाता है कि एक साथ कई कमरे थे और एक साथ कई कमरे हैं और एक कुएं का प्रयोग सामूहिक रूप से करते थे। इसका मतलब संयुक्त परिवार एक साथ रहता था। ये घर की डिज़ाइन बना रखी है। अब इस डिज़ाइन के साथ अब घर के बारे में मैं आपको डिटेल से बताना चाह रहा हूँ कि घर के बारे में आपकी किताब में क्या लिखा है। मोहनजोदड़ो, जहाँ पर अपन जिस शहर की बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि जहाँ पर जनता निवास करती है वहीं पर उनका निवास स्थान होगा। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित हैं। मतलब कि सबसे पहले जो है ये बाग जो होगा वो क्या है? आंगन। सबसे पहले जैसे आजकल भी अपन गाँव में देखते हैं, सबसे पहले जो होता है आंगन या पोड़ कहते हैं, वो पहले नजर आते हैं। तो मोटा प्रवेश द्वार आंगन होता है, उसके अंदर में जो है चौगान वो आंगन कहलाएगा, जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। आंगन में बहुत सारे छोटे मोटे काम करने, सामूहिक रूप से खेलने कूदने और एक साथ मिलकर जो है काम करने। और एक और बताई गई क्या कि खाना पकाने का जो सामूहिक खाना बनता था तो आंगन में भी पका सकते हैं। खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था कि
जब कोई भी ऐसा मौसम आता था घर महसूस है, तो यहाँ पर एकांतता को दूर करने के लिए यहाँ सारे लोग इकट्ठे होते थे। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं थी। एक और विशेष बात, आजकल जो मकान बनाते हैं खिड़कियाँ रोशनदान जरूर होता है, लेकिन सिंधु सभ्यता के जो मकान हैं उनमें कहीं पर भी आपको खिड़की देखने को नहीं मिलती हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग है तो आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। जैसे मुख्य दरवाज़ा है, मुख्य दरवाजे से अगर हम देखें तो अंदर के चौगान और अन्य कमरों में गतिविधियां भी नज़र आती हैं आजकल के मकानों में। लेकिन सिंधु सभ्यता के जो मकान थे, अब ये आंगन है, इस आंगन का मान लो ये प्रवेश द्वार है, तो प्रवेश द्वार से आंगन के अंदर के जो कमरे हैं उनकी गतिविधियां बिल्कुल नज़र सामने नहीं आती थी। इसका मतलब ये है कि ये एकांतवासी और दूसरे शांति प्रिय लोग थे, इसलिए यहाँ पर जो है एकांतता को महत्व दिया गया। एकांत का मतलब है कि चौगान में लोग मिलते थे, बाकी अपने अपने कमरों में घरों में जाकर ये एकांतवासी हो जाते थे। कितनी सुनियोजित जो इनकी प्लानिंग होती थी। आधुनिक मकानों के विपरीत इनकी संरचना है, क्योंकि आधुनिक लोग अपना दरवाज़ा है मुख्य सड़क पर रखते हैं, लेकिन इन लोगों का जो मुख्य दरवाज़ा है वो मुख्य सड़क पर ना होकर जो है छोटी सड़क पर होता है। जैसे मान लो ये सड़क है और इसके विपरीत जैसे ये भी सड़क जा रही है, इस सड़क पर अगर ये मुख्य सड़क जा रही है तो दरवाज़ा यहाँ ना मिलकर इस मकान का दरवाज़ा है इस छोटी सड़क पर मिलेगा। कि यह आधुनिक रूप से हम दरवाज़ा मुख्य सड़क पर खोल देते हैं या इस सड़क पर खोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर दरवाजे ना होकर यहाँ से जाने के बाद दरवाजे यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पर जो ये आंगन होता है, ये आंगन होता है, इस आंगन के चारों तरफ जो है मकान बने होते थे, कमरे बने होते थे और एक कुआं जरूर होता था। इसका जो है संबंध वहाँ से जो है दूसरी नाली से कर दिया जाता था। इस तरह की व्यवस्था जो है विधिवत ढंग से यहाँ बनाई गई थी। आगे चले दोस्तों कि हड़प्पा में जो दुर्ग वाला भाग है उनकी संरचना और उसमें जो निर्मित सामग्री क्या क्या थी उसके बारे में देखते हैं। दुर्ग हमेशा जो है नगर के कौन सी दिशा में था, वो आएगा दोस्तों पश्चिम में, और पूर्व में हमेशा नगर टीला आता है। अब दुर्ग के बारे में क्या क्या बताया गया है। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए किया जाता था। हिंदू संस्कृति में जो है अनगिनत त्यौहार की श्रृंखला रहती है। इन त्योहारों को मनाने के लिए सामूहिक रूप से ये लोग कहाँ इकट्ठा होते थे, दुर्ग वाले क्षेत्र में इकट्ठा होते थे। इनमें एक माल गोदाम, अभी इस दुर्ग में सबसे पहले जो है क्या मिला है, माल गोदाम। सबसे बड़ी संरचना इनमें ढूंढो तो सबसे बड़ी जो संरचना है वो क्या मिलेगी, माल गोदाम मिलता है। ये एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष बचे हैं, बाकी नष्ट हो गए, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए हैं और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। सबसे जो मुख्य रूप से जो कलात्मक सामग्री है वो क्या है दोस्तों, वो है स्नानागार। स्नानागार जो ये बना हुआ है ये काफ़ी कलात्मक रचना है। इसकी डिटेल जो है मैं आगे बताने जा रहा हूँ। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। चारों तरफ गलियारा है कि इसका मतलब है कि यहाँ पर पहुँचने के लिए, जैसे मैं वापस आपको डिजाइन के द्वारा बताऊँ कि ये जो स्नानागार है इसके चारों तरफ गलियारा है, इसका मतलब यहाँ पर आप आ जा सकते हैं। इस तरह से जो है गलियारा बना गया। अब इसमें जो जलकुंड है ये, इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ बनाई हुई है। सीढ़ियों के नीचे जो फर्श हैं वो भी जिप्सम से जुड़ाई करके बनाया गया कि पानी जो है ज़मीन में न धसे। आगे और क्या कलात्मक सामग्री बनाई गई है कि ये जो स्नानागार है उसकी दिशा जो है उत्तर से दक्षिण है। जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनाई गई। तल का मतलब है कि ज़मीन ले और ऊपर से उतरकर हम नीचे की तरफ जाने का जो क्रम रखते हैं। जलाशय के किनारों पर ईंटों का जमा कर जिप्सम के घारे का प्रयोग इसे जलबद्ध किया गया था। मतलब कि ज़मीन का जो पेंदा है, इस पेंदे के नीचे जो है ईंटें, जो हम फर्शी लगाते हैं, वो फर्शी जो है जिप्सम और ईंटों को बिल्कुल इतना बनाया गया है कि पानी मरे नहीं, जाए नहीं। आगे
इनके तीनों ओर कक्ष बने हुए, मतलब कि इधर भी कक्ष है, इधर भी कक्ष है और इधर भी कक्ष है। इधर वाला जो स्थान है थोड़ा खाली रखा गया है, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जैसे वहाँ पर मान लें कि एक क्षेत्र में कुआं बनाया गया है, उस कुएं से जो है इस पानी की आपूर्ति की जाती थी। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरे ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए। ये स्नानागार बनाए गए हैं जिनकी संरचना जो है 8 भागों में बटी गई। 8 इसलिए थी कि लोग सामूहिक रूप से जब इकट्ठे होते थे तो अलग अलग रूप में जाकर ये कपड़े बदल सके। एक गलियारे के दोनों ओर जो है क्या संरचना मिलती है वो देखते हैं दोस्तों। स्नानागार में जो ये बात बताई गई है कि उसके चारों तरफ एक कोने पर जो है 8 गलियारे या वृहद जो स्नानगार बने हैं उनमें वस्त्र बदलने के लिए जो उपयोग में थे। लेकिन इसके अलावा भी जो है उसके 3 तरफ जब ये बाउंड्री बनी थी तो गलियारे हैं, कुआं है, जो आवास बदलने के जो है बाथरूम है वो आधुनिक रूप से बने हुए थे। अब देखो आधुनिक बाथरूम का जो फैशन अलग है और जो उस समय का जो है बाथरूम का फैशन अलग था। अब आप ही कहोगे कि सर जब ये सामूहिक रूप से जलाशय बना दिया गया था, अब वहाँ पर जो है पर्व त्योहारों पर लोग स्नान करते थे, तो फिर बाथरूम बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो अब सामान्य रूप से वो हमसे आगे थे और व्यवहारिक दृष्टि से जब अंदाज़ लगाए तो ये बात निकल के आती है कि स्नान करने के पश्चात महिलाएं और जो लड़कियां होती थी अपना वस्त्र बदलने के लिए एकांत में जाना जरूरी है। या बड़े लोग भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी या महिलाएं जो भी अपना वस्त्र बदलने के लिए है बाथरूम में जाकर अपने वस्त्र बदलते थे। देखो कितनी शानदार व्यवस्था थी। पर्व त्योहारों पर भी इकट्ठा होते थे दुर्गों में। दूसरा, यहाँ पर ही प्रशासनिक लोगों के पास ही जो है अन्न का भंडार जो है केंद्रित था या निगरानी में रखा जाता था। एक उस स्नान कुंड में स्नान करने के पश्चात सामूहिक रूप से ये लोग सभा भवन में इकट्ठा होते थे। सभा भवन या सत्संग भवन या महाविद्यालय भवन कहा गया है, यहाँ पर इकट्ठा होकर ये सामूहिक प्रार्थना, उपासना, धर्म कर्म ये करते थे। तो कितनी अच्छी जो है इनकी दिनचर्या थी, व्यवस्थित इनका क्रम था। तो ये सामूहिक स्नान जो वृहद स्नानागार बना है ये विश्व का आश्चर्यजनक जो है निर्माण है, ये काफ़ी पुरातत्वविदों ने भी कहा है। आगे इसी क्रम को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं कि एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानघर बने थे। 8 स्नानघर मैंने बनाए हैं, अब बताया आपको। प्रत्येक स्नानघर से नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में गिरती थी। मतलब ये कि उसका पानी भी जो है बड़े नाले में जाने के लिए बनाया गया था। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग के क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान, जैसे मान लो कि अपना होली है या दीपावली है या इस तरह के जो है मकर संक्रांति है, जैसे अपना सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, ऐसे जब पर्व त्यौहार पड़ते हैं लोग स्नान का विशेष महत्व रखते हैं। जैसे कुंभ का भी महत्व, स्नान करने के पश्चात तप और तपस्या उपासना साधना का क्रम होता है। तो पुरातत्व विद्या भी ये बता रहे हैं कि ये जो स्नानगार हैं या जो व्यवस्था बनाई गई है दुर्ग में वो विशेष अनुष्ठानिक थी कि विशेष पर्वों पर ही इसका प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार जो है मोहनजोदड़ो में हमने ये बताया था कि वहाँ की जो नगर की संरचना है, नगर की संरचना में जो है पूर्व दिशा में नगर और पश्चिम दिशा में दुर्ग बनाया गया था। उसकी नालियाँ, परकोटा, सड़कें और वहाँ पर जो बनाए गए मकान थे और मकानों में आंगन था, आंगन में जो है कुएँ थे, कितने व्यवस्थित रूप से बसाए गए थे। तो मोहनजोदड़ो के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता कितनी जो टेक्निकली या नियोजित रूप से हमसे काफ़ी गुना आगे थी। आज का बिंदु हम यही समाप्त करते हैं साथियों। अगली क्लास जो है इसी से जुड़ी हुई बात, अगला जो स्थान है और वहाँ से मिलने वाली सामग्री को लेकर शुरू करने जा रहे हैं। तो तब तक अपने घर पर सुरक्षित रहें। इस क्लास को देखें। आज के टॉपिक में मोहनजोदड़ो वाला जो क्रम था, प्रकरण था, वो समाप्त हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।